नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू डिफेंस जोश। माय नेम इज़ अनु। आज हम करेंगे चैप्टर 4 प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उससे पहले आप सब लोग अपना लक्ष्मी की बुक खोलकर साथ में बैठ जाइए और साथ में ही पढ़िए, उससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकेला इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था जिसके अंदर प्रीएम्बल था। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी था जिसके अंदर प्रीएम्बल जो है वो था, मौजूद था। और बहुत सारी कंट्रीज़ थी जिसके अंदर प्रीएम्बल जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था और प्रीएम्बल उनके पास भी मौजूद था। अब प्रीएम्बल होता क्या है? देखिए, प्रीएम्बल होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक इंट्रोडक्शन होता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि भाई और कॉन्स्टिट्यूशन में आगे क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कितनी सारी चीज़ें उसके अंदर रिलेटेड है, किन किन चीज़ों से रिलेटेड है। तो जो प्रीएम्बल होता है वो है एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो N.A. पाखीवाला एक एमिनेंट जूरिस्ट हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोला है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये याद रखिएगा कि जो N.A. पाखीवाला हैं उन्होंने प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोला है। अब प्रीएम्बल को बनाया कैसे गया? ठीक है, तो ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास किया गया था और इसको पास करने के बाद असेंबली में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास करवाया था। और इसकी एक ख़ास बात ये थी कि जब इसको कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था और कब अडॉप्ट किया था हमने, तो इसको हमने अडॉप्ट किया था 13 दिसंबर 1946 में, जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे, तब इसका इंट्रोडक्शन करवाया गया था। बाद में इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया गया और वोटिंग करके पास किया गया। 22 जनवरी 1947 में इसको जो है पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोला कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के हिसाब से जो है बनाएंगे। और इसका मॉडिफाइड वर्जन जो है वो है प्रीएम्बल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा मॉडिफाइड वर्जन जो है वो है प्रीएम्बल है। तो अब जब हमने इसे अमेंड किया, यानी कि पहले ये अमेंडेड वर्जन नहीं था, जब नॉर्मल एक कॉन्स्टिट्यूशन था, तो जब हमने इसको अमेंड किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में, तो इसमें 3 नए वर्ड जो है वो ऐड किए गए। पहला सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर, तीसरा जो है वो ऐड किया गया इंटीग्रिटी। तो ये सारे जो वर्ड थे वो बाद में किए गए। और हम उसके बाद ये याद रखिएगा कि जो ये 3 वर्ड थे वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है उनको ऐड किया गया था। वो किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं हम हमारे प्रीएम्बल पे कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो क्या है। देखिए, ये हमारा प्रीएम्बल है छोटा सा। इसको अगर आप याद रखेंगे तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। और इसको आई थिंक आपके ये जो कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं ये आप याद रखेंगे तो ये मेंस में भी आपकी हेल्प करेगा। और जो आपका प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर भी ये आपकी हेल्प करेगा। स्टेट में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं कि क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। यानी कि ये बोल रहा है कि हम जो भारत के लोग हैं वो रिसोल्व करते हैं इंडिया को सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में हम इसको रिसोल्व करते हैं। यानी कि हमारे जो संविधान की जो पावर है वो कहाँ से आती है? वो पावर आती है लोगों से। तो अल्टीमेट जो पावर है वो लोगों के पास है। ठीक है। जस्टिस, सोशल
economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November यानी कि 26th November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. यानी कि Constituent Assembly में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 में इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे कि कब अडॉप्ट हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, छोटे एग्जाम जो होते हैं उनमें पूछा जाता है बार बार। फिर आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स पे, यानी कि हमारे जो प्रीएम्बल के कंपोनेंट हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कहाँ से ड्राइव होती है? वो लोगों से ड्राइव होती है। तो वहाँ से होती है, यानी कि अल्टीमेट पावर जो है वो लोगों के हाथ में है। संविधान में पावर कहाँ से आती है? लोगों के यहाँ से आती है। तो हम वोट करेंगे तभी तो हमारी गवर्नमेंट बनेगी, है ना। तो लोगों के पास अल्टीमेट पावर है। दूसरा है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, के इंडिया का जो स्टेट है उसका नेचर कैसा है। तो ये डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। यानी कि सोशलिस्ट मतलब सरकार जो है वो बढ़ चढ़ के लोगों के लिए काम करेगी, ना कि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेट जो हमारी इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे लोगों के लिए जो काम करेगी वो सरकार करेगी। सेकुलर डेमोक्रेटिक यानी कि हम जो है सभी धर्मों का बराबर उनको दर्जा देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, और हमारा कोई ऐसा ऑफिशियल जो है वो रिलीजन नहीं है। थर्ड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। इट स्पेसिफाई जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव। जस्टिस देखिए यहाँ पे देखते हैं, जस्टिस यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, यानी कि सोशली जस्टिस आपके पास होगा, इकोनॉमिक आपका जस्टिस रहेगा और पॉलिटिकल जस्टिस आपको मिलेगा। पॉलिटिकल जस्टिस से मतलब है कि आप अगर इलेक्शन जैसे लड़ना चाहते हैं, आपको वोट देने का अधिकार है, ये सारे आ जाते हैं आपके पॉलिटिकल जस्टिस में। इकोनॉमिक जस्टिस में आपको जो बराबर का काम करने का मौका मिलेगा, है ना, और आपके जो खाना जैसे बेसिक जो नीड होती है आपकी वो आपकी पूरी होगी। सोशल जस्टिस के अंदर सोशली आप लोगों के साथ कोई जो जस्टिस है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, वो जस्टिस करेगा आपके साथ, लोगों के साथ में, और उनके साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बोलता है लिबर्टी ऑफ नेक्स्ट बोलता है लिबर्टी। तो लिबर्टी के अंदर क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट है, आपकी सोचने की लिबर्टी है, आपके पास फ्रीडम है एक्सप्रेस करने की अपने आप को, वो फ्रीडम है आपके पास। बिलीफ यानी कि आपके पास भरोसा, वर्शिप यानी कि आपका पूजा करने का जो है वो लिबर्टी है आपके पास। तो इन सब चीज़ों की को आप बराबर तरीके से लिबर्टी है उसको आप अपनी फ्रीडम के हिसाब, अपना जो फेथ है, अपना जो वर्शिप करने का तरीका है, आप उस तरीके से आप उन चीज़ों को अपने हिसाब से कर सकते हैं, और आपके पास ये सारी जो है वो फ्रीडम है। इक्वालिटी में क्या आता है? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, यानी कि सब लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की। आपका जो स्टेटस है वो इक्वल रहेगा, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो। और एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, यानी कि और ये जो इक्वालिटी है उसको प्रमोट किया जाएगा सभी के अंदर। फ्रेटर्निटी पे देख लेते हैं कि अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि एक इंसान के भाईचारे की जो आपकी भाईचारा जो आपका रहता है, ठीक है, उसको
आपको अश्योर करते हैं कि आप एक इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है, डिग्निटी को अगर आप मेंटेन करके रखेंगे, एक दूसरे इंसान की डिग्निटी की आप रिस्पेक्ट करेंगे, तो यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है नेशन की जो है वो बनी रहेगी। यानी कि अगर आप एक धर्म की इज्जत करते हैं, दूसरे धर्म की इज्जत करते हैं, उसके कल्चर की वैल्यू जो है आपको समझ में आती है, तो आपकी यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहेगी। लेकिन अगर आप आपस में ही लड़ते भिड़ते रहेंगे तो आपके जो स्टेट की, नेशन की जो इंटीग्रिटी है, जो यूनिटी है, वो तो खत्म हो जाएगी, है ना। फिर बोलते हैं कि डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डेट ऑफ अडॉप्शन जो है हमारी वो 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं कीवर्ड्स पे। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉवरन, यानी कि सॉवरन का मतलब क्या है। यहाँ पे सॉवरन का मतलब है कि ना तो आप किसी भी दूसरी स्टेट पे या किसी दूसरे नेशन पे आप डिपेंड करते हो, और ना ही आप डोमिनियन हो। आप अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो। यहाँ पे डिपेंडेंसी का मतलब है जैसे कि हम अपने बेसिक नीड्स के लिए, अपने देश को चलाने के लिए किसी दूसरी स्टेट के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं, हमें उनसे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में सफिशिएंट हैं। और डोमिनियन का मतलब होता है यहाँ पे कि आपके ऊपर जैसे कोई अथॉरिटी नहीं है जहाँ पे आपको उसको रिपोर्ट करना पड़े। यानी कि डोमिनियन होता है कि आप इंटरनली जो है वो आप सेल्फ रूल करेंगे, और बाद में कुछ चीज़ों के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो उसकी ज़रूरत आपको नहीं है, आप डोमिनियन नहीं हो किसी भी दूसरे नेशन के लिए, आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो और फुल्ली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो ये था इसका मतलब यहाँ पे। और फिर उसके बाद 1949 में डिक्लेयर करते हैं कि द कंटिन्यूएशन ऑफ हर फुल मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। अब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या होता है, देखिए जब ये एक ग्रुप ऑफ नेशन होता है जो कि ब्रिटिश राज के अंदर जो जो स्टेट, जो जो नेशन रहे थे, उनका ये ग्रुप होता है। लेकिन जब देश आज़ाद होने लगे तो इसकी जो डेफिनेशन है वो भी धीरे धीरे जो है चेंज हो गई। कि इसका डेफिनेशन चेंज हुआ कि जो हम लोग जो गुलाम थे आपके, अब हम गुलाम नहीं हैं, अब हम सब लोग जो हैं वो इक्वल हैं और एक दूसरे की जो है वो मदद करेंगे। कल्चरल एक्सचेंज होगा हमारा, ट्रेड होगा, और गेम्स जो कॉमनवेल्थ गेम होता है वो भी एक दूसरी कंट्रीज के साथ में होगा। फिर अब यहाँ पे 1949 में जब ये बात रखी गई इंडिया के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि भाई हम लोग कॉमनवेल्थ का जो है वो हिस्सा बनेंगे, तो सबने बोला कि अभी तो हम फ्री हुए हैं और आप हमें फिर से आप गुलाम बनाने की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे जो नेहरू जी थे हमारे, उन्होंने समझाया कि देखिए हम फुल इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हमने ये प्लेज ली है कि हम फुल्ली इंडिपेंडेंट हैं, और अगर हम इसके मेंबर बनते हैं तो हम एक अलायंस बना रहे हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के साथ में और कंट्रीज़ के साथ में कि भाई हम जो है इक्वल हैं, हम आपके दोस्त बनना चाहते हैं, हम आपके गुलाम नहीं हैं। तो इसका जो हेड है वो ब्रिटेन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्रिटेन के जो है गुलाम बन रहे हैं, हम ब्रिटेन के साथ दोस्ती बना रहे हैं, ताकि जो बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी हम दोस्ती बना रहे हैं। हम किसी भी तरह से इन्फीरियर नहीं हैं, और अगर कोई हमें प्रॉब्लम हुई बाद में तो हम इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उससे फिर लोगों को अश्योर हुआ कि हाँ चलो ठीक है भाई, हम लोग ऐसे जो है गुलाम नहीं बन रहे हैं। तो सब ने फिर मेंबरशिप जो है ज्वाइन कर ली कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की, और इसी तरह के तरीके से जो है यूएनओ की मेंबरशिप जो है वो इंडिया ने ले ली थी। Being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory or cede a part of territory in favor of a foreign state. तो देखिए इंडिया सॉवरन स्टेट होने से जो है या तो किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकती है ना, और जो पार्ट ऑफ टेरिटरी है हमारे फॉरेन कंट्री के लिए उसको छोड़ भी सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के साथ में जब लैंड एंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था हमारा, तो हमने क्या किया था, कुछ पार्ट जो है हमने अपने छोड़ दिए थे और कुछ पार्ट जो है बांग्लादेश के छोड़ दिए थे, है ना। तो इससे क्या हुआ था, वो जो
ये जो हमारा पार्ट ऑफ टेरिटरी है वो हमने फेवर में, बांग्लादेश के फेवर में हमने कुछ पार्ट अपना छोड़ दिया था और कुछ पार्ट जो है उनका ले लिया था। ठीक है, इतना समझ में आया? तो देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो आप प्लीज़ कमेंट डाल दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं आपका उसका क्वेरीज का जो है वो रिप्लाई करूँगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं सोशलिस्ट पे। देखिए, सोशलिस्ट जो वर्ड है वो पहले ओरिजिनली जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं था, उसको बाद में अमेंड करके 42nd अमेंडमेंट 1976 में उसको ऐड किया गया। ठीक है, तो खास बात ये है यहाँ पे कि ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो है वो आया था, वो इमरजेंसी के टाइम पे आया था, जिसमें सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ा गया, फिर सेकुलर को भी जोड़ा गया और इंटीग्रेटिव वर्ड को भी इसी के थ्रू जोड़ा गया। अब इस बात से जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसका बहुत ही क्रिटिसिज्म हुआ था कि भाई आपने इमरजेंसी के टाइम पे आप इस तरीके के जो वर्ड हैं उनको जोड़ रहे हो। तो अब सोशलिस्ट कंटेंट जो था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से पहले था या नहीं था, ये क्वेश्चन आता है। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल था। डीपीएसपी के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सोशलिस्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं और उसके अंदर मेंशन किए गए हैं, है ना। तो यानी कि इससे क्या हुआ कि एकदम से इसको ना एक्सक्लूसिवली मतलब यहाँ पे मेंशन कर दिया गया सोशलिस्ट को, है ना। तो ये होता है। अब 1955 में एक आबादी सेशन हुआ था कांग्रेस का, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को उसके अंदर एस्टेब्लिश किया गया और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मेजर लिए गए थे। अब देखिए, सोशलिज्म जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है डेमोक्रेटिक, एक होता है कम्युनिस्ट। तो इंडिया क्या था, इंडिया किस टाइप का सोशलिज्म जो है वो फॉलो कर रहा था? इंडिया जो है वो फॉलो कर रहा था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मतलब होता है डेमोक्रेटिक का, यानी कि जो जरूरी चीजें हैं, लोगों के लिए जो जरूरी चीजें हैं, उस पे जो कंट्रोल है वो सरकार का कंट्रोल रहेगा और सरकार जो है उन चीजों को फिर लोगों में बांट सकती है। लेकिन जो देश है वो उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो प्राइवेट ओनरशिप है वो भी अलाउड होती है, जो इनोवेशन होता है वो भी अलाउड होता है। यानी कि प्राइवेट जो है इन्वेस्टर जो है वो आ सकते हैं कंट्रीज के अंदर और अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कम्युनिस्ट सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? कम्युनिस्ट सोशलिज्म का मतलब होता है कि जो जितनी भी सारी चीजें हैं कंट्री के अंदर, नेशन के अंदर, वो जो है वो सरकार के कंट्रोल में रहेंगी। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, आज के टाइम में नॉर्थ कोरिया जो है वो कम्युनिस्ट सोशलिज्म को फॉलो करती है। यहाँ पे चाइना और रशिया जो है, अब पहले चाइना और रशिया भी कम्युनलिज्म में आते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे उन लोगों का जो है वो चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप भी आनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे कि हमारी जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में जब आई थी तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ था वहाँ पे, राइट। तो उस समय पे नेशनलाइजेशन और सोशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो इंडिया का काफ़ी डाइल्यूट हो गया था, है ना। लेकिन फिर भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने की वजह से बेशक ही डाइल्यूट हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन पूरे तरीके से डाइल्यूट नहीं हुआ था। अभी भी अगर सरकार चाहे ना तो वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल में लेके और उन पे काम कर सकती है। ठीक है, इतना समझ में आया? देखो, समझ में आ रहा है ना तो आप मेरे को कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो भी आप मुझे बताइए, मैं आपका हर क्वेरी, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई भी टॉपिक, तो मैं उसको दोबारा से कराऊंगी, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए, चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है सेकुलर। देखिए, सेकुलर वर्ड भी जो है वो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू जो है ऐड किया गया। ठीक है, तो 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, बेशक ही हमारा जो ये सेकुलर वर्ड है ना कॉन्स्टिट्यूशन में बेशक ही मेंशन नहीं है, क्योंकि
ये 1976 में सुप्रीम कोर्ट के ये इस वर्डिक्ट के बाद आया है। तो इसमें लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, वो चाहते थे कि हमारा देश जो है वो सेकुलर रहे और हमें ये दिखेगा हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 25 से 28 में, जिसमें हमें फंडामेंटल राइट जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जो है गारंटी मिलती है, ये आपको उसके अंदर दिखेगा कि हम एक सेकुलर स्टेट हैं, हमें चाहिए सेकुलर स्टेट। तो देखिए अब इसको समझने के लिए कि किस तरीके से क्या होता है, देखिए 3 तरीके की स्टेट होती हैं। पहली होती है एथिसिस्ट स्टेट होती है, जिसका अपना कोई रिलीजन नहीं होता है, वो किसी धर्म को मानते ही नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है थियोक्रेटिक स्टेट, जो कि जिनका अपना एक इम्पॉर्टेंट रिलीजन होता है, ऑफिशियली उनका रिलीजन होता है, उसमें भी माइनॉरिटी में हिंदू, सिख और बहुत सारी कम्युनिटी के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन उनका ऑफिशियली अपना स्टेट रिलीजन होता है। जैसे पाकिस्तान में हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, और लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है अपने उनकी ऑफिशियल जो रिलीजन है वो मुस्लिम है। आगे अगर हम देखेंगे, अगर दूसरी कंट्री को देखें म्यांमार जैसे, तो वहाँ पे म्यांमार में जाएंगे तो बुद्धिज्म जो है वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। थर्ड स्टेट आती है सेकुलर स्टेट, यानी कि जैसे इंडिया, यानी कि सब धर्म जो है यहाँ पे वो बराबर हैं, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होगी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपके साथ रिलीजन के नाम पे। तो इंडिया जो है वो सेकुलर सेकुलर कॉन्सेप्ट को जो है वो फॉलो करती है, ठीक है। चलिए जी, अगला जो हम आगे का जो है डेमोक्रेटिक जो आपका एक की फीचर है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ आपकी क्वेरी है, वो आप मुझे बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।